हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। आधुनिक इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ हम आपका वापस स्वागत करते हैं। नया टॉपिक है हमारा भारत में साम्यवादी आंदोलन। अर्थात इस बार हम साम्यवादी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो भारत के अंदर चल रहा था भारत की आज़ादी से पहले, उसके बारे में हम बात करेंगे। इनके जो प्रणेता थे मानवेंद्र नाथ रॉय, जिनको एम.एन. रॉय के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले उनके बारे में बात करें तो 1920 में लेनिन की सलाह पर एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद में एक भारतीय साम्यवादी दल है उसकी स्थापना की। अर्थात एम.एन. रॉय ने ताशकंद में एक संगठन की स्थापना की और संगठन का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय साम्यवादी दल। ये इसकी स्थापना कहाँ की गई? ताशकंद में। और ताशकंद में इन्होंने इसकी स्थापना क्यों की? क्योंकि इनको लेनिन ने सलाह दी थी। और इसकी स्थापना कब की? 1920 में। एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय थे कौन? आखिर ये थे कौन, इसके बारे में देखें तो एम.एन. रॉय जो स्टालिन थे, सोवियत संघ के स्टालिन थे, उसके परामर्शदाता कौन थे? एम.एन. रॉय थे। ये देख सकते हैं एम.एन. रॉय के बारे में। एम.एन. रॉय के ऊपर 60 पैसे का टिकट भारत सरकार ने जारी किया था। एम.एन. रॉय के बारे में बात करें तो एम.एन. रॉय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय थे। अर्थात कम्युनिस्ट इंटरनेशनल नाम के संगठन में जो बैठक होती है उसके अंदर भाग लेने वाले भारत की तरफ से एकमात्र भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का एक समाचार पत्र भी आता था, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। एम.एन. रॉय के द्वारा एक समाचार पत्र छापा जाता था। कौन सा? वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नाम का समाचार पत्र भी मानवेंद्र नाथ रॉय या एम.एन. रॉय के द्वारा छापा जाता था या संपादित किया जाता था। बाद में जो ये वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, इस समाचार पत्र का नाम बदल दिया गया और एडवांस गार्ड रख दिया गया। अर्थात इसी समाचार पत्र को एडवांस गार्ड के नाम से छापा जाने लग गया। मानवेंद्र नाथ रॉय एक किताब भी लिखते हैं जिसे कहते हैं इंडिया इन ट्रांजिशन, अर्थात भारत बदलाव की स्थिति में है। इस लाइन का अर्थ क्या होता है? भारत बदल रहा है या भारत बदलाव की स्थिति में है। तो उनकी किताब का नाम था इंडिया इन ट्रांजिशन। अब मानवेंद्र नाथ रॉय के सहयोगियों की बात करें जो उनका सहयोग करते थे साम्यवादी आंदोलन के दौरान, तो उनके सहयोगी थे अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। तो हमें ये याद होना चाहिए, जो एम.एन. रॉय या मानवेंद्र नाथ रॉय थे तो उनके सहयोगी कौन थे? अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक। 1940 में इन्होंने अतिवादी लोकतंत्र दल था एक्सट्रीमिस्ट डेमोक्रेसी पार्टी, इसकी स्थापना की। 1925 में सत्यभक्त ने, अर्थात सत्यभक्त नाम के जो साम्यवादी थे, इन्होंने 1925 में कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इससे पहले 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना ताशकंद में एम.एन. रॉय ने की थी। तो सत्यभक्त ने उसी की एक शाखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना भारत के अंदर की 1925 में। जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उस समय के महासचिव M.C. घोट या घाटे थे। उस समय के जो महासचिव कौन थे? M.C. घाटे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं साम्यवादी आंदोलन से संबंधित कुछ मुकदमे। अर्थात परीक्षा में इन मुकदमों के बारे में कभी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पेशावर षड्यंत्र केस, दूसरा कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। इनको आप याद करना आपको आवश्यक है क्योंकि परीक्षा में सीधे सीधे इन पर प्रश्न आते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता पेशावर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस 1922 में हुआ था। अब पेशावर षड्यंत्र केस में हुआ क्या था आखिर? कुछ साम्यवादी रूस गए थे और रूस से ट्रेनिंग लेके आ रहे थे। जैसे वो रूस से ट्रेनिंग लेके आ रहे थे तो रास्ते में पेशावर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। अब अंग्रेज़ों के द्वारा जब इनको गिरफ्तार किया गया तो ये पेशावर में गिरफ्तार हुए थे, इसी वजह से इसको पेशावर षड्यंत्र केस कहते हैं। पेशावर षड्यंत्र केस इनको क्यों कहते थे? जो साम्यवादी रूस से ट्रेनिंग लेके आ रहे थे साम्यवाद की, तो उनको पेशावर में गिरफ्तार किया गया 1922 में, इसलिए इनको पेशावर षड्यंत्र केस कहेंगे। इसके बाद बात करते कानपुर षड्यंत्र केस की। ये 1924 की बात है।
जब भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना का प्रयास कर रहे थे नेता, और उन नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। अर्थात भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कर रहे थे कुछ साम्यवादी, तो इस वजह से ब्रिटिश सरकार ने उन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सत्यवक्त ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कर ही दी थी, जैसा कि हमने अभी देखा था। ये कानपुर में इसकी स्थापना कर दी थी, इसीलिए इसको कानपुर षड्यंत्र केस भी कहेंगे। अब साम्यवादी नेताओं की बात करें, इनसे संबंधित कई परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक साम्यवादी थे श्रीपद अमृत डांगे। ये अपना संगठन बॉम्बे से चलाते थे और इनका समाचार पत्र था द सोशलिस्ट। ये इनका समाचार पत्र था द सोशलिस्ट। अर्थात हम तीनों को याद रखेंगे। श्रीपद अमृत डांगे बॉम्बे से अपना संगठन चलाते थे साम्यवाद का, और इनका समाचार पत्र था द सोशलिस्ट। दूसरे क्रांति साम्यवादी नेता थे मुजफ्फर अहमद। इनका केंद्र बंगाल था, समाचार पत्र नवयुग था। अगले साम्यवादी गुलाम हुसैन, इनका केंद्र पंजाब था और इनका समाचार पत्र इंकलाब था। अगले साम्यवादी सिंगारवेलु चेट्टियार, केंद्र इनका मद्रास था और इनका समाचार पत्र लेबर किसान गजट था। अब आगे बात करें कुछ सहयोगियों में। आगे नलिनी सेन गुप्ता, जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं नलिनी सेन गुप्ता को। श्रीपद अमृत डांगे का पर्चा, इन्होंने एक पर्चा एक बुक लिखी थी। बुक का नाम था गांधी बनाम लेनिन। तो ये आप गांधी बनाम लेनिन लेख को भी देख सकते हैं। इसमें एक तरफ लेनिन है, दूसरी तरफ गांधी जी है। आगे मुजफ्फर अहमद और नजरुल इस्लाम दोनों ने बंगाल नामक समाचार पत्र निकाला था। अर्थात उनके एक साम्यवादी नेता थे मुजफ्फर अहमद और नजरुल इस्लाम, दोनों ने क्या किया, बंगाल नाम का एक समाचार पत्र भी निकाला था। ये आप देख सकते हैं मुजफ्फर अहमद और नजरुल इस्लाम दोनों ने क्या किया, बंगाल नामक समाचार पत्र निकाला था। ये आप देख सकते हैं एम सिंगारवेलु चेट्टियार, जिसकी तस्वीर आपको बगल में दिख रही होगी। तो आपको चित्र से देखने पर काफ़ी दबंग साम्यवादी नेता लगते हैं। तीसरे षड्यंत्र केस की बात करें तो मेरठ षड्यंत्र केस है। 1929 के अंदर यह षड्यंत्र केस हुआ था। जैसा कि हमने याद किया था, उस समय जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो पब्लिक सेफ्टी बिल उस समय चल रहा था केंद्रीय विधानमंडल के अंदर, तो उसमें खाली बेंचों पर जब बम फेंका था, उसी पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बात करते हैं तो वह कानून बन जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा होती है। लेकिन उस पब्लिक सेफ्टी बिल के पारित होने पर या बनने पर सरकार ने 32 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से 3 अंग्रेज भी थे। अब 32 साम्यवादी नेताओं में 3 अंग्रेज कौन कौन से थे? फिलिप स्प्रेट, वेन ब्रेडले और लेस्टर हचिनसन। इन 3 अंग्रेजों को भी गिरफ्तार किया गया। इनका मुकदमा लड़ने के वाले वकील कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, MC छागला और HF अंसारी थे। अर्थात इनका जो केस लड़ रहे थे 32 साम्यवादी नेताओं का, वो कौन कौन थे? बड़े बड़े नेता हमारे जो वकील थे, कैलाशनाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, MC छागला और HF अंसारी, इनके वकील थे। महात्मा गांधी ने इन साम्यवादी से मिलने के लिए मेरठ गए थे। मेरठ की जो जेल थी जहां इनको गिरफ्तार करके रखा गया था, तो महात्मा गांधी ने इनसे मुलाकात की। कभी कभी कुछ परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किन साम्यवादी नेताओं से मिलने मेरठ जेल गए थे, तो किस षड्यंत्र केस में उनको गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जवाब हमारा होगा मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में। अनेक जो अंतर्राष्ट्रीय विद्वान थे उन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस की आलोचना भी की थी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और रोमारोला, इन्होंने मेरठ षड्यंत्र केस की आलोचना भी की थी। अब बात करते हैं, भारत में साम्यवादी आंदोलन तो चल रहा था, लेकिन यह कुछ चरणों के अंतर्गत चला था। अर्थात भारत में साम्यवादी आंदोलन को कुछ चरणों के अंतर्गत हम बांट सकते हैं। तो भारत में साम्यवादी आंदोलन के चरणों की बात करें तो इसमें इसके 5 चरण बनाए गए हैं। पहले चरण की बात करते हैं। पहले चरण की बात करें तो 1920 से 1929 तक पहला चरण चला था। भारत में साम्यवादी आंदोलन को लेकर 2 तरह की विचारधारा थी। हम ही बात कर रहे हैं भारत में साम्यवादी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, ये कैसे आगे बढ़ा, तो उसको चरणों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पहले चरण में हम 1920 से 1929 के दौरान घटने वाली सारी गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। तो भारत में साम्यवादी आंदोलन
लेके दो तरह की विचारधाराएं थी। जैसे पहली विचारधारा थी लेनिन की, पहली विचारधारा लेनिन की थी, दूसरी विचारधारा एम एन रॉय की थी। तो हमें ये याद रखनी चाहिए कि दो तरह की विचारधारा इस दौरान चली थी। पहली विचारधारा लेनिन की थी, दूसरी विचारधारा एम एन रॉय की थी। अब लेनिन की विचारधारा क्या कहती है? इसके अनुसार साम्यवादियों को भारत में अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना चाहिए और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इस लेनिन के अनुसार क्या था कि भारतीय जो साम्यवादी हैं उनको अंग्रेजी सत्ता का तो विरोध करना चाहिए और भारतीय राष्ट्रीय का आंदोलन जो उस समय चल रहा था कांग्रेस के द्वारा जिसकी लीडरशिप थी उसके अंदर भाग लेना चाहिए। चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन कांग्रेस पार्टी चला रही थी इसलिए साम्यवादियों को कांग्रेस का साथ देना चाहिए। दूसरी विचारधारा एम एन रॉय की थी। इनके अनुसार साम्यवादियों को अंग्रेज और कांग्रेस दोनों का विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक अमीर पार्टी थी, बुर्जुआ या बड़े लोगों की या साहूकार जमींदारों की पार्टी थी, इसलिए हमें इसका भी विरोध करना चाहिए। साम्यवादियों को अपनी अलग से पहचान स्थापित करनी चाहिए और अपनी पहचान को अलग बना के रखना चाहिए। भारत में साम्यवादी आंदोलन के पहले चरण में लेनिन की विचारधारा को अपनाया गया, अर्थात कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े और अंग्रेजों का दोनों ने मिलकर विरोध किया। साम्यवादियों ने कांग्रेस के साथ सहयोग किया और अंग्रेजों का विरोध किया। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेसी नेता भी साम्यवादियों का केस लड़ने के लिए साम्यवादी केस लड़ने के लिए गए और गांधी जी साम्यवादी से मिलने के लिए मेरठ जेल भी गए थे, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का सहयोग किया था। दूसरे चरण की बात करें हम तो दूसरा चरण 1929 से 1934 के बीच में रहा। 1919 से 1934 के बीच में दूसरा चरण रहा। भारत में साम्यवादी आंदोलन के दूसरे चरण में एम एन रॉय की विचारधारा को अपनाया गया। अंत में अंग्रेजों के साथ कांग्रेस का भी विरोध किया गया। अंग्रेजों का तो विरोध किया गया, साथ में कांग्रेस का विरोध भी किया गया। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की कड़ी आलोचना की और उन्हें क्या कहा कि तुम एजेंट हो किसके? पूंजीवाद के। तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूंजीवाद का एजेंट कहा। जो गांधी और इरविन समझौता हुआ था 1931 के अंदर, तो इस समझौते के बारे में इन्होंने क्या कहा कि यह देश के साथ एक तरह का विश्वासघात है। तो इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया और अंग्रेजों का भी विरोध किया। एम एन रॉय की विचारधारा के अनुसार दूसरे चरण में एम एन रॉय की विचारधारा इन पे हावी थी। अब साम्यवादी अतिवादी रुख अपना रहे थे, अर्थात हर चीज़ का विरोध कर रहे थे। इस वजह से अंग्रेजों ने 1934 में साम्यवादी सभी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि उनका रुख अतिवादी था। वो कांग्रेस का भी विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का भी विरोध कर रहे थे। इसी चरण में आगे हम बढ़ते हैं तो तीसरे चरण के बारे में बात करें तो तीसरा चरण 1934 से 1939 के बीच में रहा। भारतीय साम्यवादियों ने दत्त ब्रेडले सिद्धांत को अपनाया। किसको? दत्त ब्रेडले सिद्धांत को अपनाया। इनके अनुसार पॉपुलर फ्रंट थ्योरी के अंतर्गत इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की नीति अपनाई, अर्थात सभी पॉपुलर फ्रंट थ्योरी अर्थात लेनिन की विचारधारा, जिसके अनुसार इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की नीति बनाई और कांग्रेस की विचारधारा को साम्यवाद की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया, क्योंकि उस समय ये युवा थे और बदलाव की उम्मीद इन्हीं से की जा रही थी। जवाहरलाल नेहरू को लखनऊ और फैजपुर अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया साम्यवादियों के सहयोग से, तथा सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा और त्रिपुरी सम्मेलन जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है उस समय जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह तीसरा चरण संपन्न हुआ, जिसको दत्त ब्रेडले सिद्धांत के आधार पर चलाया गया था। चौथे चरण की बात करें हम तो चौथे चरण 1939 से 1945 तक रहा। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया था, तो रूस ब्रिटेन के पक्ष में आ गया था, अर्थात अंग्रेज और रूस दोनों एक ही पक्ष में लड़ रहे थे। तो साम्यवादियों ने अंग्रेजों का सहयोग करना शुरू कर दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, जबकि ये नहीं करना चाहिए। जबकि वैश्विक परिदृश्य में रूस और ब्रिटेन साथ आ गए थे, लेकिन साम्यवादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया और हमारे जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कई मुकदमों में तो वो सरकारी गवाह तक बन गए। कुछ क्रांतिकारियों के जो पते ठिकाने उन्होंने बताने शुरू कर दिए। पांचवें चरण की बात करें तो ये 1945 से 1947 तक रहा। इस समय भारत की आज़ादी पहले से तय हो गई थी, क्योंकि यह माना जा रहा था कि कुछ समय की देर है लेकिन भारत को आज़ादी मिलनी तय है। अब विभाजन का प्रश्न था कि भारत के कितने टुकड़े होने चाहिए, कि भारत और पाकिस्तान किस तरह बनना चाहिए।
लेकिन साम्यवादियों ने कैबिनेट मिशन के सामने अपना एक अलग ही प्रस्ताव रखा, जो कभी भी माना नहीं जा सकता था, कि भारत को भाषा और संस्कृति के आधार पर 17 टुकड़े करने की बात कही, अर्थात 17 भागों में बांट देने की बात की। इसी वजह से साम्यवादी को आज भी पसंद कम ही किया जाता है। भारत में साम्यवादी आंदोलन का क्या महत्व था? अब किसानों और मजदूरों में राजनीतिक चेतना का विकास साम्यवादी आंदोलन की वजह से ही हुआ था। महत्व के आगे कड़ी में देखें तो किसानों और मजदूरों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व साम्यवादियों ने प्रदान किया। साम्यवादी आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के उन खाली स्थानों को भरा जहां पे कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही थी। इसके कारण भारत में विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों की स्थापना हुई। किसान और मजदूर वर्ग में आई राजनीतिक चेतना से सभी नवविज्ञ आंदोलन को लाभ हुआ, क्योंकि जो किसान और मजदूर थे उनको ये जो साम्यवादी आंदोलन है उनकी वजह से उनके अंदर राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, जिसकी वजह से वह सभी नवविज्ञ आंदोलन से जुड़े। साम्यवादी विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम, ये नया स्वरूप प्रदान हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप भी प्रदान किया गया। साम्यवादी विचारधारा से क्रांतिकारी आंदोलन को बल भी मिला। साम्यवादी आंदोलन की खासियत क्या थी? इन्होंने लगातार संघर्ष की नीति अपनाई थी। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बहुत अच्छाइयाँ थी, इसके अंदर कुछ कमियां भी थी। तो कभी कभी क्रिटिकल एग्जाम एनालिसिस के दौरान हमें कमियां भी बतानी होती है, तो कमियां देखते हैं। भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि साम्यवादी क्रांति केवल उद्योगपति और मजदूरों के खिलाफ थी, अर्थात मजदूरों के द्वारा उद्योगपतियों के खिलाफ की जाने वाली क्रांति ही साम्यवादी क्रांति थी। भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ था, अतः यह यहाँ पे सशक्त मजदूर वर्ग था ही नहीं, और भारत के किसान अशिक्षित थे। इसलिए भारत साम्यवादी परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं था, अर्थात भारत में ऐसी परिस्थितियाँ थी ही नहीं जहाँ पर साम्यवादी आंदोलन किया जा सके। शांति प्रिय भारतीय समाज हिंसा के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन साम्यवादी हिंसा परिवर्तन पसंद करते थे, हिंसा के द्वारा परिवर्तन। साम्यवाद को भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढालने का प्रयास किया ही नहीं गया, तथा भारतीय साम्यवादी हमेशा रूस से प्रेरणा लेते रहे, अर्थात रूस में जिस प्रकार साम्यवाद को बढ़ावा दिया जा रहा था उसी प्रकार भारत में भी इसको बढ़ावा दिया जाने का प्रयास किया गया। साम्यवादी आपस में संगठित भी नहीं थे और इनके पास कोई प्रभावी नेतृत्व भी नहीं था। भारतीय साम्यवादियों के द्वारा गलत निर्णय लिए गए, जैसे इन्होंने कांग्रेस का विरोध करने का निर्णय सबसे ज़्यादा गलत था। अगला भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने विरोध किया और भारत के 17 विभाजन की बात की भाषा और संस्कृति के आधार पर। इनके 3 निर्णय जो गलत हो गए थे, इन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और भारत के 17 विभाजन की बात की। अब बात करें तो भारत के अंदर कौन कौन से साम्यवादी अन्य दल थे। एक था क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसकी स्थापना सोमेंद्रनाथ टैगोर ने की। भारतीय बोल्शेविक दल, इसकी स्थापना एन.डी. मजूमदार ने की। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल अजीत रॉय और इंद्रसेन के द्वारा भी किया गया। परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, मेंस की परीक्षा में, कि साम्यवादी अन्य दल कौन कौन थे, किनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। अब बात करते कांग्रेस गुट के अंदर एक साम्यवादी दल था, कांग्रेस साम्यवादी दल, समाजवादी दल। इसकी स्थापना 1934 में बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे इसका स्थान था। यह कांग्रेस में एक तरह का दबाव समूह था, जो कांग्रेस के नीतियों को मजदूरों और किसानों के पक्ष में करने का पक्षधर था। इसका उद्देश्य क्या था कि ये कांग्रेस में समाजवाद को लोकप्रिय बनाना चाहता था, युवाओं को साम्यवाद की तरफ जाने से रोकना चाहता था और समाजवाद की तरफ बढ़ने का प्रयास करना चाहता था। युवाओं को कांग्रेस में साम्यवाद का एक विकल्प उपलब्ध कराना चाहता था कि युवा साम्यवाद को छोड़ के समाजवाद की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इनके कुछ नेता भी थे, किनके? कांग्रेस समाजवादी दल के कुछ नेता थे। कौन कौन थे? पहले जयप्रकाश नारायण, ये भारत छोड़ो आंदोलन के भी नेता रहे। राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। तो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है समाजवाद क्यों होना चाहिए। दूसरा राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है भारत विभाजन के गुनहगार। इसमें गुनहगार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या साम्यवाद को गुनहगार माना है, जिसमें भारत की 17 टुकड़े की बात की गई थी। अगले आचार्य नरेंद्र देव,
समाजवाद और राष्ट्रीय आंदोलन इनकी एक किताब थी। अन्य नेताओं की बात करें तो अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता और कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इन नेताओं के बारे में हमने बात की। तो इस तरह हमने आज के लेक्चर के अंदर भारत के अंदर साम्यवाद, उनके चरण, एम.एन. रॉय, लेनिन की विचारधारा, कांग्रेस के साथ उनका सहयोग, कांग्रेस का विरोध आदि सभी तरह की नीतियों के बारे में हमने बात किया। और भारत के अंदर इसका किस तरह विकास हुआ, क्या इनके अंदर कमियां थी, इनका क्या महत्व रहा, इनके बारे में हमने चर्चा की। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपके कोई सुझाव हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।